वो तुम्हारी तरह गिड़गिड़ा कर जिंदगी की भीख नहीं मांग सकता। खुदा पाक की कसम मैं गफूर भट्टी हूं। ये सब डैनी का हरामीपन है। ये तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अकबर के फिक्रों पर वो तिल मिलाकर बोला, तुम चाहो तो कराची वापस लौटकर किसी से भी तस्दीक कर सकते हो। मैं झूठा निकलूं तो तुम वहीं मेरी गर्दन मरोड़ देना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अकबर उस पर टूट पड़ा। इनकी गुफ्तगू में दखल दिए बगैर दिलचस्पी से वो तमाशा देखता रहा। मुझे अपनी हिकमत अमली की कामयाबी का पूरा यकीन था। मैंने बोर्ड पर आने वाले नरम दिल और मेहरबान मेहमान का रूप धार कर इन तीनों के दिल जीत लिए थे। मेरा तराशा हुआ अफसाना उनके ज़हनों में इतना रासिख हो चुका था कि वो इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते थे। हरीफ के चेहरों को अपनी टक्कर का निशाना बनाना शायद इन लोगों की कोई मौरूसी खसलत थी। अकबर ने दोनों हाथों से गफूर भट्टी का गिरेबान थाम कर उसे उसके पैरों पर तकरीबन सीधा खड़ा कर दिया। टूटी हुई पिंडली पर बेतरा जोर पड़ने से गफूर भट्टी बेसाख्ता चीखने पर मजबूर हो गया। उसकी पेशानी जख्मी थी। अकबर ने ताक कर उसके नाक की जड़ में एक टक्कर रसीद की और फिर हैरान कुन फुर्ती से पलटकर गफूर भट्टी के वजनी वजूद को अपनी पुश्त पर लाद लिया। अहमद को भी याद आ गया कि वो वहां किसी मुजाकरे में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे अपने हाथ पैर भी हिलाने थे। उसने अकबर की पुश्त पर जाकर गफूर भट्टी के बंधे हुए पैर अपने दाहिने कंधे पर लेकर अकबर का बोझ कदरे हल्का किया और फिर वो दोनों गफूर भट्टी की फहश कलामी की परवाह किए बगैर कैबिन से निकलते चले गए। ये छुपने वाली बात नहीं है। इनके चले जाने के बाद फीरा ने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा, बाद में इन तीनों को पता चलेगा कि हमने इन्हें धोखा देकर इनके हाथों गफूर भट्टी को भी मरवाया है, तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे मुखलिस और सादालूल लोगों के एतमाद को धोखा देना बड़ा जुल्म है। तो चलो इन्हें हकीकत से आगाह किए देते हैं। मैंने उसे घूरते हुए जहर आलूद लहजा में कहा। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। चिढ़ने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही शानदार नजर आने लगते हो। बाज़-औक़ात तुम बिल्कुल बेसरोपा बातें सोचने लगती हो। मैंने बरहमी से कहा, अव्वल तो ये राज कभी खुल ही नहीं सकेगा कि गफूर भट्टी कहाँ और किन हालात में मारा गया। इसका ड्राइवर हर एक को यही कहानी सुनाएगा कि शहर में गाड़ियों के मामूली से तसादुम पर तकरार बढ़ने के बाद कुछ सरफिरे गफूर भट्टी को भरे शाहराज से उठा कर ले गए और फिर उसका सुराग तक नहीं मिल सका। कराची के बासरवत लोगों में सैकड़ों ऐसे आनापरस्त लोग पाए जाते हैं जो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते और खून खराबे पर उतर आते हैं। यह वाकया ऐसे ही टकराव का शाखसाना समझा जाएगा और अगर बात खुल भी गई तो हमें इन मल्लाहों में कौन सा तुम्हारा रिश्ता देना है। वो जो चाहे सोचते रहें। हमारे लिए ये इत्मीनान काफी है कि हमने सही आदमी पर हाथ डाला है और इससे मुनासिब सलूक कर रहे हैं। इन लोगों में मेरे बजाय सुल्तान शाह के रिश्ते की सोचो। ये उसी की लाइन के लोग मालूम होते हैं। उसे सुगड़ और खानादार बीवी मिल गई तो इसकी आकबत सुधर जाएगी। मैंने बेध्यानी के आलम में उसकी बात सुनी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरी ज़हनी रूह यकायक ही आइजक बेल की तरफ भटक गई। रासल मैडा के कैफर किरदार को पहुंचने के बाद वो डिविड स्टार्स का नया सरबराह बन चुका था और शायद इसी हवाले से उसे शी पर भी बालादस्ती हासिल हो चुकी थी। वो न्यूयॉर्क से 2 मरतबा मुझे फोन पर धमकियां दे चुका था। इनमें अहम तरीन बात यह की गई थी कि रासल मैडा की मौत के बाद भी पाकिस्तान में उसके जरखलीद मुखबरों का जाल मौजूद था और वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर कारी वार कर सकते थे। शायद आम हालात में मैं आइजक बेल की इस धमकी को जरा भी अहमियत न देता, लेकिन राजन और विक्रम की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद गफूर भट्टी का किरदार सामने आते ही मुझे संजीदा हो जाना पड़ा था। सागा मर चुका था, रासल मैडा भी जिंदा नहीं था। फिर वो कौन था जिसके मां पर गफूर भट्टी ने राजन और विक्रम को नेवल इंटेलिजेंस वालों के उकाबी नजरों से महफूज रखने की कोशिश की थी। सागा और रासल मैडा की मौत के बाद कौन उसे हदायत दे रहा था। हम ऊपर पहुंचे तो अरशे पर गफूर भट्टी ने खासा शोर मचाया हुआ था। शीता जो देखभाल के लिए ऊपर रुक गया था, अपने साथियों की मदद कर रहा था। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो तीनों गफूर भट्टी के पैरों से एक नाकारा वजनी पंप बांधने की कोशिश कर रहे थे। डैनी उल्लू के पट्टे, ये क्या हो रहा है। मेरे चेहरे पर नजर पड़ती गफूर भट्टी फंसी फंसी और दहशत ज़दा आवाज में चीख पड़ा, तुम लोग मुझे इस तरह समंदर में गर्क नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, तुम्हें धीरे धीरे गर्क किया जाएगा। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, पहले तुम्हें चंद मिनट तक गोता देकर समुद्री मौत का ट्रेलर दिखाया जाएगा। मैंने सुना है कि गफूर भट्टी अपने दुश्मनों को इसी तरह वजन बांधकर समंदर में गर्क करता है। यह सरासर झूठ और बहतान है। तो मेरी बात काट कर इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज भरा के, तुम इन तीनों को बताते क्यों नहीं कि मैं बाकर नहीं गफूर भट्टी हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैंने अपने किसी दुश्मन पर ऐसा जुल्म नहीं किया। यह हाजी दिल मुराद का महबूब मशगला है। वो अपने दुश्मनों को सिसका सिसका कर मारने में लज्जत महसूस करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उसकी जुबान पर पहली बार हाजी दिल मुराद का नाम आया था। वो इंसानों की 2 तरफा भारी स्मगलिंग में गफूर भट्टी का पुराना शरीकेकार था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इस कजिए में कहीं ना कहीं हाजी दिल मुराद का भी कोई किरदार था जिस पर गफूर भट्टी रोशनी डाल सकता था।
उसने दुश्मनों की आबी मौत के सिलसिले में हाजी दिल मुराद का नाम लेकर पहली बार यह इशारा दिया था कि उसके असाब कमजोर पड़ रहे थे। मैंने दूर खड़े खड़े तज़हीक आमेज लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुमने अपनी सारी उम्र सिर्फ बड़े नामों को रटने ही में गुजारी है और इनके बारे में खासी मालूमात जमा करते रहे हो। अब यही समझ लेना कि तुम्हें हाजी दिल मुराद के तजर्बे से गुजारा जा रहा है। वैसे तुम्हारा ये हाजी दिल मुराद है कौन? हाजी बहुत अजीम आदमी है सर, अकबर ने अपना काम रोक कर भराई हुई आवाज में कहा। वो भी हमारी बरादरी के 20 घरानों को पालता है, किसी से दुश्मनी नहीं करता, हर एक को फराख दिली से माफ कर देता है, लेकिन जिसका दुश्मन हो जाता है उसे वाकई बड़ी बेदर्दी से मारता है। हैरत है कि तुम्हारे कैदी को ये सब बातें मालूम है। इसे पानी में गोते ना दिए गए तो ये अभी हाजी दिल मुराद होने का ऐलान कर देगा। इसे जल्दी पानी में उतारो। मैंने तेज लहजा में कहा, तारीफें करके इसका दिमाग खराब मत करो। बोट के अर्शे पर हाथ से घुमाने वाले एक चरखे पर नायलून की मजबूत टोरी लिपटी हुई थी, जो शायद बोट को किसी भी घाट से लगाने के लिए फराहम की गई थी। इन तीनों ने गफूर भट्टी को इस रस्से के सिरे से बांधकर अर्शे से नीचे धकेल दिया। इस वक्त अहमद चरखी का हैंडल थामे खड़ा था। इस निजाम की साख्त कुछ ऐसी थी कि गफूर भट्टी और उसके पैरों से बंधे हुए भारी पंप के वजन के बगैर रस्सी खुद ब खुद नहीं खुल रही थी। बेदस्तों पाक गफूर भट्टी चंद सानियों तक यूं ही बोट के पहलू में मुअल्लिक घूमता रहा और चिल्लाता रहा। फिर मेरे इशारे पर अहमद ने चरखी में लगी हुई एक काहिनी पिन खींच ली। पिन निकलते ही चरखी तेजी से घूमने लगी। चपाके की तेज आवाज के साथ गफूर भट्टी ने पानी की सतह को छुआ और फिर उसका वजूद समंदर की अथाह गहराई में उतरने लगा। बस अब रोक दो, मैंने गफूर भट्टी के 15-20 फुट नीचे पहुंचने के बाद कहा और अहमद ने पिन को हथेली से दबा दिया। घूमता हुआ सोराख सामने आते ही वो पिन खटाक की आवाज के साथ अपनी जगह पर बैठ गई और घूमती हुई चरखी यकलख्त रुक गई। मैंने अर्शे के किनारे पर झुककर तनी हुई रस्सी को हाथ लगाया तो वो साकत थी। गफूर भट्टी समंदरों का कीड़ा था। वो अच्छी तरह जानता था कि एक मरतबा ज़ेरियाब जाने के बाद कोई भी गैर जरूरी नकलो हरकत सांस बंद रखने की मुद्दत पर संगीन असरार डाल सकती थी। एक मरतबा सांस टूट जाने के बाद कोई माहिर से माहिर गोताखोर भी नाक और धाने की राह से समंदरी पानी को अपने पेट में दाखिल होने से नहीं रोक सकता था। और फिर गफूर भट्टी के साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उसके पैरों में एक वजनी पंप बना हुआ था, जो किसी भी कीमत पर उसे सतह आब पर नहीं आने देता। मैं रस्सी को हाथ लगाए दिल ही दिल में हिसाब लगाता रहा। 2.5 या 3 मिनट गुजरने के बाद तनी हुई रस्सी में हल्के हल्के झटके महसूस होने लगे। शायद गफूर भट्टी का सांस जवाब दे चुका था और नीचे हलचल शुरू हो चुकी थी। मुझे उसकी जिंदगी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैं अपने सवालों के जवाब हासिल करने तक उसे जिंदा देखने का ख्वाह था। दूसरी सूरत में हमारी वो भाग दौड़ रायगाह जा सकती थी। मैंने हाथ से इशारा किया और अहमद ने मुस्तद्दी से चरखी के हैंडल को घुमाकर गफूर भट्टी के वजूद को समंदर से बाहर खींचना शुरू कर दिया। गफूर भट्टी की खोपड़ी अर्शे के किनारे तक पहुंचने के बाद चरखी को पिन के जरिए वहीं रोक दिया गया। इन तीनों ने बड़ी मेहनत से गफूर भट्टी को अर्शे पर खींच लिया। वो इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में उकड़े उकड़े गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसका पेट खासा फूल गया था। अंदर के दबाव की वजह से उसके दाने और नथुनों से समुद्री पानी रवा था। शीदा ने फौरन ही उसे अर्शे पर मुंह और सीने के बल उल्टा दिया और फिर उसकी पुश्त पर बैठकर होले होले उछलने लगा। उसकी वो कोशिश बार आवर साबित हुई। गफूर भट्टी के पेट में रुका हुआ समंदर का खारा पानी अजीब और कड़ेहा आवाजों के साथ उसके थाने और नाक से खारिज होने लगा। अहमद ने एक डोल के जरिए समंदर से पानी निकाल निकाल कर गफूर भट्टी के मतली किए हुए मुतअफ्फिन मवाद को समंदर में बहाना शुरू कर दिया। वो कोशिश चंद सेकंड जारी रही। गफूर भट्टी का मैदा खाली करने के बाद शीदा उसकी पुश्त से उतर आया और उसे दोबारा चित लिटा दिया। उसकी आंखें बंद थीं, सांस तेजी और बेरब्ती से चल रहा था, चेहरा जर्द पड़ गया था और धाने से गैर इरादी तौर पर कराहें आजाद हो रही थी। तुम लोग कुछ देर आराम कर लो, मैं देखता हूं कि अब इसमें कितने कसबल बाकी रह गए हैं। मैंने अकबर और उसके दोनों साथियों से मुखातिब होकर कहा, तुमको इससे कुछ मालूम करना है? अकबर ने मुतजस्सिसाना लहजे में सवाल किया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? कुछ पूछना न होता तो इसके इतने नखरे उठाने की जरूरत नहीं थी। इसके पैरों में बना हुआ ड्रेन पंप बिल्कुल रद्दी है। इसके साथ ही समंदर में फेंक कर किस्सा खत्म कर देते। तुम ठीक समझे, मैंने उसके कयास की तायद करते हुए कहा। पूछताछ की जरूरत ना होती तो इसे मारकर कराची के किसी गंदे नाले में भी फेंका जा सकता था। अकबर ने वो गुफ्तगू रवा रवी में की थी। मेरा दो टोक जवाब सुनकर उसने सर झुकाया और वापस हो लिया। उसके दोनों साथियों ने भी उसकी तकलीद की। इस बार वो तीनों अर्शे के कैबिन से आगे निकलकर हमारी नजरों से ओझल हो गए। वो तीनों वफादार ही नहीं, बहुत ज्यादा समझदार भी थे और अपने मालिक के मेहमानों की हर जरूरत का ख्याल या एहसास करने के आदी मालूम होते थे। मैं सिगरेट सुलगाकर अर्शे की रेलिंग के सहारे टिक कर खड़ा हो गया। क्या ख्याल है, ये बोलेगा या बदस्तूर अपनी जुबान बंद रखेगा? वीरा ने सकूत तोड़ते हुए पूछा। इसने मौत को बहुत करीब से देख लिया है, इसे जिंदगी का शराब नजर आया तो ये जरूर जुबान खोलेगा, वरना इसका अंजाम वही होना है जो तय कर लिया गया है।
मैंने पुरख्याल लहजा में जवाब दिया। इस बोर्ड पर होने वाले कत्ल के 3 चशमदीद गवाहों के बारे में तुमने क्या सोचा है? ऐसी बातें काम निपटाने के बाद सोची जाती हैं। वैसे भी ये मेरा दर्द सर नहीं है। इस बारे में कमांडर सईद या फिर अव्वल खान को फिक्रमंद होना चाहिए। इस बार मैंने कदरे बेपरवाही से जवाब दिया। तो क्या ये तीनों कमांडर सईद के आदमी हैं? वीरा ने हैरत से सवाल किया। मुझे याद आया कि कमांडर सईद से होने वाली मुलाकात की तफसीलात वीरा के इल्म में नहीं थी। इसे बस सरसरी तौर पर पूरा प्रोग्राम बता दिया गया था। मैंने उसके शक्कू को शुबहात दूर करने के लिए कहा, इस मोटर बोट का बंदोबस्त कमांडर सईद ने किया है। ब्लैक सी प्राइवेट बोट है। इसका नेवी से एक दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसके सह नफरी अमले के बारे में उसने बताया था कि ये तीनों बहुत मजबूत और काबिल एतमाद हैं। साहिल पर आने के बाद समंदर में जन्म लेने वाली हर कहानी को भूल जाते हैं। अभी तक सारा खेल इसी एतमाद के सहारे चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि सईद ने इनके इंतखाब में कोई गलती नहीं की होगी। इसी वक्त ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। मैंने फौरन ऑपरेटर्स निकाल कर ऑन किया तो दूसरी तरफ से अव्वल खान मेरे लिए पैगाम नशर कर रहा था। इसका पैगाम मुकम्मल होते ही मैंने जवाब दिया और अव्वल खान ने मुतजस्सिस लहजे में गुफ्तगू का सिलसिला छेड़ दिया। वो इस वक्त कहाँ है और क्या कहता है? वो किसी कछुए की तरह सख्त जान है। मैंने कनखियों से गफूर भट्टी का जायजा लेते हुए कहा, अभी उसे समंदर में पहला गोता देकर निकाला गया। वो होश में आए तो पता चलेगा कि क्या कहता है। बोर्ड के तीनों मल्लाह तुम्हारे साथ ताउन कर रहे हैं। इस बारे में अव्वल खान की फिक्र मंदी काबिल तारीफ थी। मैंने एक नज़र अरशे का जायजा लिया। वो तीनों दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी आवाज़ धीमी रखते हुए अव्वल खान को बता दिया कि मल्लाहों की बरादरी में गफूर भट्टी के लिए कितना एहतराम पाया जाता था और मैंने उसका तोड़ करने के लिए क्या राह इख्तियार की थी। मेरी कथा सुनकर अव्वल खान बेख्तियार बोल पड़ा, ऐसी नागाहानी उलझनों से तुम ही निपट सकते हो। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। ज़ाती अकीदत और एहतराम के सामने आदमी हर वफादारी को फरामोश कर देता है। ये बताओ कि उसे बाकर बदा देने के बाद इन तीनों का रवैया कैसा है? फिलहाल हदायत पर अमल कर रहे हैं। क्या इन पर इस हद तक एतमाद किया जा सकता है कि वो हमारे कैदी के कत्ल के चशमदीद गवाह बना लिए जाएं? इनसे ये बात ज्यादा देर तक मख्फी नहीं रह सकती कि ब्लैक सी पर मारा जाने वाला शख्स कौन था। मैं तुम्हारी तशवीश समझ रहा हूं। फिलहाल गाड़ियों के तसादुम में इसके अगवा का किस्सा उछलेगा। इसकी गुमशुदगी तवील होने की सूरत में इसकी तस्वीर अखबारात में आएंगी। इन तीनों को भी अपनी बरादरी में कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर नजर आ जाएंगी। चंद ही रोज में इन्हें मालूम हो जाएगा कि तुमने इन्हें चकमा दिया था। मगर मेरी दानिश में तशवीश की जरूरत नहीं। शरीके जुर्म होने की वजह से वो किसी से भी एतराफ नहीं कर सकेंगे। इन्होंने तुम्हारे कैदी के कत्ल में हिस्सा लिया था। इनके अपने आदमी इनके खून के प्यासे हो जाएंगे। तुम्हारे लिए यही सबसे मजबूत नुक्ता है। वो ब्लैक सी के मालिक से शिकवा कर सकते हैं कि इन्हें धोखा दिया क्या। करने दो, इससे तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे संभालना सईद का काम है। तुम्हारे ज़मीर के इत्मीनान के लिए यह बात काफ़ी है कि तुम नेक नीयती से एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हो सकता है कि साहिल पर उतरने के बाद उम्र भर तुम्हारा इन तीनों से सामना ही ना हो। मुझे इनका सामना करने का कोई खौफ नहीं। मोटरबोट का मालिक सईद के एतमाद का आदमी है तो फिर परवाह नहीं। मैं आंखें बंद करके अपनी बाजी खेलता चला जाऊंगा। अब तुम इधर से बेफिक्र हो जाओ और ये बताओ कि यौमुल सब्त पर बम के धमाके की धमकी के सद्दबाब के लिए क्या हो रहा है? बम का धमाका? अव्वल खान की तहायुज़ ज़रा आवाज उभरी। मेरा ख्याल है कि आइजक बेल ने सिर्फ धमाके की बात की थी। इसमें बम का कोई जिक्र नहीं था। मैंने इस नुक्ते को काफी अहमियत दी है। धमाका भी नहीं, उसने किसी बिजली घर की तबाही की बात की थी। वीरा ने फौरन ही हम दोनों की तस्दीक करते हुए कहा। वो इब्तदा ही से ऑपरेटर्स पर होने वाली 2 तरफा गुफ्तगू सुन रही थी। मैं ऑपरेटर्स का इस वक्त वो बटन दबाए हुआ था जिसकी मदद से पैगाम नशर किया जाता था। वीरा ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने कहा, तुमने वीरा की आवाज़ सुन ली होगी। ये ठीक कह रही है। मुझे इसकी कही हुई दूसरी बातें भी याद हैं। अव्वल खान की आवाज़ सुनाई थी। मुल्क भर में फैले हुए बेशुमार बिजली घरों में बैक वक्त गैर मामूली हिफाजती इंतजाम नहीं किए जा सकते, लेकिन मैंने वाप्टा और KSC के सरबराह की जानिब से हफ्ते के दिन गैर मामूली हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी बिजली घर के मकामी सरबराहों को सौंपी गई है। वो लोग जनरेटरों को ठंडा रखने वाली हाइड्रोजन गैस की तनसीबात की खास निगरानी करेंगे। इस मामले में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हमारा शिकार अभी तक किसी नीम मुर्दा लाश की तरह पड़ा हुआ है और अमरशे की खुनक हवाओं में खड़े इसके होश में आने के मुंतजिर हैं। अच्छा है कि यह वक्त तुमसे बातों ही में गुजरा है। मैंने इस वक्त तुम्हें बिला वजह कॉल नहीं की। कदर तवक्कुफ के बाद अव्वल खान की बोझल और फिक्रमंदाना आवाज उभरी। मैं गजाला और सुल्तान शाह को फ्लैट से निकाल कर ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ। वो क्यों? अव्वल खान की इस गैर मुतवक्का तजवीज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। जान के जरिए तुम्हारे फ्लैट का फ़ोन नंबर मुतअद्दद लोगों से गुजरता हुआ आइजक बेल तक पहुंच चुका है। उसे तुमसे 2 मरतबा फ़ोन पर रब्ता भी किया है। ये लोग बेपनाह रसूख और वसाइल के मालिक हैं। नासा और पेंटागोन वाले भी इनकी दस्तरस में होंगे। ऐसा ना हो कि वो किसी जदीद तरीन खुदकार हथियार से फ्लैट को तबाह करने की कोशिश करें। मैं बेख्तियार हंस पड़ा, फिर बोला, ये मेरा तजर्बा है कि इंसान के ज़हन पर कोई खौफ या फिक्र सवार हो तो अंधेरा गहरा होने के साथ साथ वो भयानक रूप धारने लगती है।
इस वक्त तुम इस कैफियत से दो चार हो और कॉमिक फिल्मों के अंदाज में सोच रहे हो। क्यों? वो चिढ़कर बोला। क्या तुम्हें याद नहीं कि चौकंडी के कब्रिस्तान के मुजाफाती वीराने में तुम्हारी और दिलदार आगा या डीडी की खूनरेज लड़ाई रासलमैंडा ने एक सैटेलाइट कैमरे की मदद से बराह रास्त देखी थी, और फिर ब्लू क्रॉस डील की बर्बादी के लिए भी एटमी साजो सामान में एक ऐसा खुफिया डेटोनेटर छुपाया गया था जो खला से आने वाले मवासलाती इशारे से फट पड़ा था। यह और बात है कि वीरा ने अपनी होशियारी से इसकी तबाहकारी को बिल्कुल महदूद करके रख दिया था। मुझे यही नहीं दूसरे वाकयात भी याद है। मैंने इत्मीनान से कहा, इस किस्म की साजिशें खड़े खड़े तैयार नहीं हो जाती, इनके लिए वक्त दरकार होता है। अगर वो किसी राइफल या रॉकेट लॉन्चर से काम लेना चाहें तो इनके पास नफरी नहीं है। सागा की मौत के बाद मकामियों से इनका हर राब्ता टूट चुका है। रासलमैंडा और 20 बैरी कमांडोज की मौत के बाद कोई अमरीकी सफारतकार या शहरी हमारे खिलाफ मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इन्हीं मजबूरियों ने आइजक बेल को बेबसी और चिल्लाहट में मुब्तला किया हुआ है। अगर इसके पास मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मुतबादल रास्ता मौजूद होता तो वो दोबारा फोन करने के बजाय मुझ पर कोई कारी वार कर चुका होता। तुम्हारे इंतलाल में जान है, मगर फिर वो कौन है जो राजन और विक्रम की पुष्पनाई कर रहा है? वो दोनों रासलमैंडा के मेहमान थे और अपने मेजबान की मौत के बाद उन्हें बेजारों मददगार रह जाना चाहिए था। वो रासलमैंडा के आम मेहमान नहीं, राग के तजर्बेकार एजेंट हैं। उन्होंने 3 दिन होटल में रहकर सागा या किसी और के राब्ते का इंतजार किया और फिर खामोशी से रुपो चुके। हो सकता है कि उन्होंने अपने तौर पर किसी से राब्ता कर लिया हो। हमारे कैदी ने इन्हें बिला वजह ही बचाने की कोशिश नहीं की थी। इस वक्त ब्लैक सी के तीनों मल्लाह मेरी नजरों से ओझल थी। फिजा में लहरों के साथ बोट का इंजन का शोर भी गूंज रहा था। यह इम्कान कम ही था कि मेरी आवाज उनमें से किसी के कानों तक पहुंच सके, मगर फिर भी मैं बराह रास्त गफूर भट्टी का नाम लेने से गुरेज कर रहा था। इस नाजुक मौका पर हमारी जरा सी बेहतियाती सारा खेल बिगाड़ सकती थी। बात फिर तुम्हारे कैदी पर आ जाती है। अव्वल खान ने भी समझदारी से काम लेते हुए गफूर भट्टी का नाम ले लिया और अपनी बात जारी तो बोला, इसे होश में लाने की कोशिश करो। ऐसा न हो कि समंदरी पानी के खारे से आंतें कट जाने की वजह से वो बेहोशी की हालत ही में जहन्नुम वासिल हो जाए। तुमसे बात खत्म करके कुछ कोशिश करता हूँ। वैसे तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुम्हारे फ्लैट पर हूँ। गजाला ने जबरदस्ती मुझे रोका हुआ है। इसका कहना है कि बीवी बच्चों की गैर मौजूदगी में मैं खाली घर में जाकर क्या करूंगा। अव्वल खान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस तो थोड़ी देर के लिए इजाजत दो, मैं बाकर को देख लूं। जो ही काम की कोई बात मालूम हुई मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। तुम चाहो तो वीरा के ख्वाब का इस्तेमाल कर सकते हो। इस बंद कमरे की फिजा में अल्कोहल की इतनी गहरी बू रची हुई है कि मैं 10-15 मिनट भी वहां रहा तो मुझे नशा हो जाएगा। मैं सुल्तान शाह के कमरे ही में ठीक हूँ। गुड लक एंड आउट। मैंने भी अपना अपरेटस बंद करके जेब में डाला, सिगरेट का सुलगता हुआ टोटा समंदर में उछाला और फिर अपने शिकार की तरफ बढ़ गया। इसी असना में वीरा ने डोल से समंदर में से पानी निकाला और तकरीबन भरा हुआ डोल गफूर भट्टी के चेहरे पर उंडेल दिया। अपने चेहरे पर पानी की चादर महसूस करते ही शायद उसकी गरकावी की लाशौरी दहशत जाग उठी और उसने डरी डरी आवाजों के साथ हड़बड़ाकर आंखें खोलती। पूरी कहानी सुनाओ वरना दोबारा सतह समंदर से नीचे की सैर के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सफाखाना लहजा में कहा। नहीं, वो दहशत ज़दा आवाज में कहला, तुम मुझे नहीं डबो सकते। बोट के मल्लाह मुझे बचा लेंगे। वो तीनों शराब में गर्क होने की तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हें क्या बचाएंगे? जल्दी शुरू हो जाओ वरना मैं अभी तुम्हें घसीट कर समंदर में डाल दूंगा। इस बार वक्फा लंबा होगा। तुम क्या जानना चाह रहे हो? बहुत सफाक हो तुम। उसने टूटे फूटे अल्फाज में रुक रुक कर कहा। बज़ाहिर उसके आसाब जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। मुझे ख्याल आया कि शायद उसकी यादाश्त वाकई उसका साथ नहीं दे रही। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर पूछा, राजन और विक्रम के खाकों को तुमने किसके मां पर बिगाड़ा था? ये झूठ है, उसने कराते हुए कहा। मुझे जो कुछ याद था मैंने वही बनवाया। वीरा ने बढ़कर उसकी जख्मी पिंडली पर ठोकर रसीद की और वो बुरी तरह बुलबुला उठा। इस तरह एजाएं देकर तुम मुझसे कोई झूठा इकरार नहीं करा सकते, उसने हाँफते और कराते हुए कहा। मैं तुम्हें सच बता चुका हूं, इसे मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। यह कहकर वो एक तरफ थूकने लगा। समुद्री पानी ने उसके मैदे से दहाने तक तलखी खोली हुई थी जिससे आसानी से निजात नहीं मिल सकती थी। बाजार कमजोर पड़ते पड़ते हुए एक मरतबा फिर डटाई पर उतर आया था। मुझे तैश आ गया। मैंने अर्शे पर फैली हुई हल्की रोशनी में वीरा को चरखी संभालने का इशारा किया और फिर नहायत बेरहमी से गफूर भट्टी को घसीट कर अर्शे के किनारे से नीचे धकेल दिया। इसकी टांगों से वजनी पंप बना हुआ था। एक पिंडली की हड्डी टूटी हुई थी इसलिए उसे तकलीफ पहुंचनी लाजमी थी। फिजा उसकी दिलदोज चीखों से लर्ज उठी। उसकी वो आवाजें सुनकर ब्लैक सी के तीनों मल्लाह बुखलाए हुए अंदाज में वहीं आ पहुंचे, लेकिन मैं इससे पहले गफूर भट्टी को अर्शे से नीचे गिरा चुका था। रस्ते की तवालत पूरी होने पर नाकारा पंप के वजन से गफूर भट्टी के बदन को झटका लगा तो उसकी आखिरी चीख से भी मैं खुद भी लर्ज उठा। वो नाकाबिले बर्दाश्त अजियत सह रहा था लेकिन जुबान खोलने पर आमादा नहीं था। अहमद ने एहतराम से वीरा को हटाकर चरखी संभाल ली और दोबारा गफूर भट्टी को जेरे आ पहुंचा दिया। इस मरतबा उसे कदरे ताखीर से पानी से निकाला गया
वो दोबारा बेहोश हो चुका था। एक मरतबा फिर उसके मैदे में भरा हुआ पानी निकाला गया और उसे होश में लाने की तदबीरें की गई तो उसने नकाज़ज़दा अंदाज में धीरे धीरे आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखों में ऐसी दहशत रची हुई थी जैसे उसने ज़िरियाब रहकर मौत का कोई भयानक आसेबी रूप देख लिया हो। इसके होश में आने से पहले तीनों मल्लाह उसे हमारे रहमो करम पर छोड़कर जा चुके थे। मैंने गफूर भट्टी को अपने आवाज़ यकजा करने का मौका दिया बगैर अपना सवाल दोहराया तो उसके होंठों की गोशे लरजने लगे। वह जवाब देने और ना देने के बारे में तजब्जुब में मुब्तला था, या फिर उसकी गोयाई के अजलात उसके इरादे का साथ नहीं दे रहे थे। वीरा ने उस पर ज़हनी दबाव बरकरार रखने के लिए दुरुस्त लिहाजा में कहा, जवाब दो वरना इस बार तुम समंदर ही में तड़प तड़प कर खत्म हो जाओगे और रस्सी काट दी जाएगी। मैं वहां से टहलता हुआ कैबिन की तरफ चल दिया ताकि ये देख सकूं कि वो तीनों कहाँ बैठे हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि जहां भी हूं हमारी आवाज़ें उन तक नहीं पहुंच सकती थी, मगर फिर भी मैं एहतियात से काम ले रहा था। यही वजह थी कि मैंने अव्वल खान से होने वाली गुफ्तगू में गफूर भट्टी का नाम लेने से गुरेज किया था। वो तीनों बोट के सबसे अगले हिस्से में अरशे से बाहर पैर लटकाए बातों में मसरूफ थे। मैंने दूर ही से देखकर वापस लौटाया। मैं वीरा के करीब पहुंचा तो फातियाना शान से सिगरेट का कश ले रही थी। करीबुल मर्ग कैदी आखिरकार बोल पड़ा है। उसने मुझे मुतल्ला किया, कौन है वो? ये किसके माँ पर काम कर रहा था? मैंने मुस्तरबाना लहजा में पूछा। कोई बख्शिल है, इन दोनों ने उसी के पास पना ली हुई है। तुम्हारे आने से पहले उसने सिर्फ इतना ही बताया, बाकी सवाल तुम खुद कर लो। दखलिया मुयस्सर आते ही मैंने उसकी ऐसी दुखती रख दबाई है कि ये बोलने लगा है। इसे मालूम है कि इसने ढटाई इख्तियार की तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बख्शिल कौन है? मैंने वीरा की बातों को नजरअंदाज करके गफूर भट्टी से पूछा। वाजिदिल मुराद का खास आदमी है, उसने रुक रुक कर नहीफ आवाज में कहा। जब मैंने उसे बताया कि नेवी वाले बम्बई से आने वालों को ढूंढ रहे हैं तो उसने बताया कि वो इसकी पनाह में आ चुके हैं। इससे पहले मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था और उसी ने तुमको तस्वीरें बदलवाने पर मजबूर किया था। मैंने सवाल किया। वो अस्बात में सर हिलाकर रह गया। मैंने फिर पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों आदमी बख्शिल के नहीं हाजी दिल मुराद के पनाह में है? नहीं, हाजी 3 हफ्ते से दुबई गया हुआ है। ये काम बख्शिल ने खुद पकड़ा है। वो कहाँ रहता है? शाहबेला में हाजी दिल मुराद के घर में रहता है। अब ठिकाना बदल लिया हो तो मुझे नहीं मालूम। वो थकी हुई आवाज में रुक रुक कर और हाँफते हुए मेरे सवालों के जवाबात दे रहा था।